नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शास्त्री में। देखिए, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मानव शरीर रचना के बारे में, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। ह्यूमन की बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे काम करता है, उसकी संरचना क्या है, कोशिका क्या है, ऊतक क्या है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। मानव का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, ये आप सभी जानते हैं। जो कोशिकाएं होती हैं ठीक उसी प्रकार से होती हैं जैसे एक घर को बनाने के लिए एक ईंट की ज़रूरत होती है। मिट्टी से बने हुए घर को बनाने के लिए मिट्टी का एक एक कण मिल करके मिट्टी और मिट्टी फिर क्या बनाती है, घर बनाती है। ठीक उसी प्रकार से हमारा आपका शरीर है, वह शरीर उसी ईंट की भांति, उसी मिट्टी के कण की भांति कोशिकाओं से पूरा शरीर बना होता है। समझ आ रहा है? यानी जो कोशिका है वह हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी इकाई जो संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से शरीर में पाई जाती है, यानी संरचनात्मक इकाई होती है। संरचनाएं शरीर की जो हैं, जिस प्रकार से बनी होती है उसकी जो इकाई होती है, जिस चीज से बनी होती है उसकी यूनिट जो होती है वो कोशिका होती है। कार्यात्मक इकाई का मतलब है कि जो कार्य रूप से या जो शरीर में कार्य हो रहा है उसकी इकाई, यानी उसका जो यूनिट है, जो वर्क कर रहा है, सबसे प्राथमिक चीज, सबसे प्राथमिक उसमें से कण जो वर्क कर रहा है वो होती है कोशिका। तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है जो अर्ध पारगम्य कला से घिरी होती है, जिनमें जीवन की सारी प्रक्रियाएं संपन्न होती रहती है। दैट इज द यूनिट, दैट इज द सेल। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, यानी कोशिका जो होती है जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ये मैं आपको कोशिका की परिभाषा बता दिया हूं, जो ऑथेंटिक परिभाषा है। जो कोशिका है वह अकेले नहीं पाई जाती है। यदि वह अकेले पाई जा रही है तो सॉलिटरी होगी। सॉलिटरी मतलब अकेले पाई जा रही है तो यूनिट कोशिका होगी। इसका मतलब हो गया वह जो जीवन है वह एक कोशिकीय जीवन हो जाएगा। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और ये आपका बैक्टीरिया, ये सभी यूनिट सेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनिज्म हैं। इसका मतलब है कि ये सब एक कोशिकीय जीव हैं। अब जब एक कोशिका से वह कोशिका डबल हो जाती है, यानी 2 हो जाती है, 2 से 4 हो जाती है, 4 से 6 हो जाती है, बढ़ते बढ़ते मल्टी सेल हो जाती है, यानी ढेर सारी कोशिकाओं का पुंज हो जाता है और वह एक जीवन संपादित करता है, जीवन को बना लेता है। तब उसे हम कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो 2 प्रकार के जीव हो गए, एक कोशिकीय, दूसरे बहुकोशिकीय। अब जब इन्हीं कोशिकाओं का अपना एक समूह हो जाता है तब इन्हीं कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कह देते हैं। क्लियर हुआ? तो मैं आपको यहां से बताने वाला हूं क्या कि कोशिका से जो मिल करके बनता है उसे हम कहते हैं ऊतक, यानी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अब ऊतक देखिए, ऊतक क्या है? कोशिकाओं का समूह जो क्रियात्मक रूप से एक समान हो, संरचनात्मक रूप से एक समान हो, उसे हम कहेंगे ऊतक। अब ऊतक आपस में मिल करके ऊतक तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऊतक तंत्र बनाते हैं। अब ये ऊतक तंत्र आपस में मिल करके अंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। यहां देखिए, अंग बन गए। अब ये अंग मिल करके अंग तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं। और यही अंग तंत्र मिल करके शरीर का निर्माण करते हैं, इस पूरी बॉडी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। ये हुआ कोशिका से ऊतक, ऊतक से ऊतक तंत्र से अंग, अंग से अंग तंत्र से पूरा शरीर बन गया। अब आप देखिए कि ये जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, इसका क्या स्ट्रक्चर है? बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। पूरा का पूरा जो शरीर है यह विभिन्न तंत्रों के माध्यम से संचालित हो जाए। जैसे आपको हम सिंपल सामाजिक उदाहरण दें तो कोई देश है, उस देश को चलाने के लिए विभिन्न तंत्र होते हैं। जैसे सरकार हो गया,
है ना, एनजीओ हो गई, है ना, राज्य हो गए, देश हो गया, समाज हो गया, समाज में धर्म हो गया, धर्म के मानने वाले लोग हो गए, न मानने वाले लोग हो गए। तो ये जो तंत्र है सभी मिल करके किसी एक विशेष चीज का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर है और इस शरीर को भी बनाने के लिए तंत्र की जरूरत होती है। तो हमारे शरीर में भी विभिन्न प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के कौन कौन से तंत्र हैं इसको हम लोग देखते हैं। अध्यावरणीय तंत्र, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटेगुमेंट्री सिस्टम, इंटेगुमेंट्री सिस्टम अध्यावरणीय तंत्र। दूसरा है पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र तीसरा हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया और तंत्रिका तंत्र हो गया, अंतःस्रावी तंत्र हो गया, प्रजनन तंत्र हो गया। ये सारे तंत्र हैं जो हमारे आपके शरीर को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। बिना इन तंत्रों के एक शरीर संपूर्ण रूप से कार्य नहीं कर सकता, अच्छे से काम नहीं कर सकता। यदि इनमें से कोई एक तंत्र डिसबैलेंस हो जाता है, काम नहीं कर पाता है, तब वह शरीर बीमारी अवस्था में हो जाएगा, सुचारू रूप से काम नहीं कर पाएगा, अस्वस्थ शरीर हो जाएगा। अध्यावरणीय तंत्र का मतलब हो गया ऐसा तंत्र जो हमारे शरीर को ढकने का काम करता हो। बहुत सारे अंग हैं, अब वे अंग मिल करके क्षमा चाहता हूं, अब वे अंग मिल करके हमारे शरीर का ढांचा बना करके ऊपर से ढकने का काम करते हैं, जिसको हम अध्यावरण कहते हैं या इंटीगुमेंट कहते हैं। और इनमें जो तंत्र लगे होते हैं नाम दे दिया जाता है इंटीगुमेंट्री सिस्टम। क्या नाम दे दिया जाता है? इंटीगुमेंट्री सिस्टम या अध्यावरणीय तंत्र। पाचन तंत्र यानी पाचन की क्रिया को संपन्न कराने के लिए जितने अंग मिल करके उस क्रिया को करते हैं सबको सामूहिक रूप से कहा जाता है पाचन तंत्र। तो दूसरा तंत्र हो गया श्वसन तंत्र। इसका मतलब है श्वसन की क्रिया को कराने के लिए जितने अंग सामूहिक रूप से मिल करके भाग लेते हैं उस क्रिया को कराने में, उसको बोलते हैं श्वसन तंत्र। ऐसे ही परिसंचरण तंत्र यानी शरीर में परिसंचरण का काम करने के लिए जितने अंग मिल करके भाग लेते हैं, जितने सामूहिक रूप से अंग उस काम को करते हैं, सबको मिला करके बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। उसके बाद है उत्सर्जन यानी कि शरीर से डिसएडवांटेज यानी कि जो लाभकारी नहीं है, अनावश्यक हमारे शरीर में पड़ा हुआ मटेरियल है, उस मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया को हम बोलते हैं उत्सर्जन। और उस उत्सर्जन को कराने के लिए, शरीर से मटेरियल को बाहर निकालने के लिए जो अनावश्यक हैं, वह एक तंत्र के माध्यम से होता है, जिसको हम बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। तंत्रिका तंत्र यानी हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम पाया जाता है। जैसे मैं हाथ आगे कर रहा हूं, आप आंखों से देख रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये आपके तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होता है। प्रकाश की लाइट आपकी आंखों में पड़ती है तब जाकर के चीजें दिखाई देती हैं, ये तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होता है। अंतःस्रावी तंत्र जो हार्मोन है आपके शरीर में, ये हार्मोन किस तरीके से वर्क करते हैं, यह भी अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा होता है। प्रजनन तंत्र यानी संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वह एक तंत्र के माध्यम से होती है, जिसको हम कहते हैं प्रजनन तंत्र। यह भी शरीर का हिस्सा है और कई सारे अंग होते हैं। कोई एक अंग प्रजनन का काम नहीं करता है, बल्कि प्रजनन को करने के लिए शरीर के ढेर सारे ऐसे अंग हैं जो प्रजनन की क्रिया में भाग लेते हैं। उन सबों को मिला करके बोलते हैं प्रजनन तंत्र। क्षमा। अब मैं आपको सिर्फ आज एक तंत्र को बताने वाला हूं, वो है अध्यावरणीय तंत्र, इंटीगुमेंट्री सिस्टम। अध्यावरणीय तंत्र जो होता है यह शरीर का ढकना होता है, यानी शरीर को ढकने का काम करता है, इसलिए इसको बोला गया अध्यावरण यानी अधि आवरण, ऊपर से आवरण को ढकने वाले को बोलते हैं अध्यावरण, इंटेगुमेंट। त्वचा और त्वचीय व्युत्पन्न, ये दो सिस्टम इसमें होते हैं, यानी इंटीगुमेंट्री सिस्टम में
दो सिस्टम होते हैं, कौन कौन से? एक स्किन होती है, एक स्किन डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी स्किन से निकला हुआ पदार्थ होता है। तो त्वचा और त्वची व्युत्पन्न, ये आपके शरीर का जितना भार होता है, टोटल भार का 6 से 7% भार बनाता है। कौन? त्वचा, यानी एगमेंट्री सिस्टम शरीर का ढकना कहलाता है। और शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर आपसे पूछा जाता है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? त्वचा। यानी त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। इस त्वचा में 2 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 2 स्तर होते हैं। एक को बोला जाता है एपिडर्मिस यानी अधिचर्म, और दूसरे को बोला जाता है डर्मिस यानी चर्म। त्वचा में 2 पोर्शन हो गए, एपिडर्मिस और डर्मिस, अधिचर्म और चर्म। अब आप समझिए, 2 हिस्से हो गए। जो ये त्वचा है, इस त्वचा का जो ऊपरी हिस्सा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा त्वचा ही है। अब इस त्वचा में 2 भाग, तो 2 भाग में सबसे बाहर का जो भाग होता है उसको बोलते हैं अधिचर्म। क्या बोलते हैं? अधिचर्म। अधिचर्म एपिडर्मिस, इंग्लिश में इसको एपिडर्मिस बोलते हैं। दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द बॉडी, यानी शरीर का सबसे बाहरी हिस्सा जो होता है वह त्वचा का, उसे बोलते हैं अधिचर्म या एपिडर्मिस। और उसके बाद जो दूसरा पोर्शन होता है उसको बोलते हैं चर्म या डर्मिस। इसको मैं आपको अगले वाले वीडियो में बताने वाला। आज वाले में एपिडर्मिस ही समझिएगा। एपिडर्मिस कई स्तरों से मिलकर के बना होता है। हमने बताया कि सारी चीजें कोशिका से मिलकर बनी होती है, यानी ये एपिडर्मिस भी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। तो सबसे बाहरी जो लेयर होता है, सबसे ऊपर का एपिडर्मिस, एपिडर्मिस में कई लेयर होती हैं। तो सबसे बाहरी लेयर जो होगी वो होगी स्ट्रेटम कॉर्नियम। क्या होती है सबसे बाहरी लेयर? स्ट्रेटम कॉर्नियम। उसके बाद स्ट्रेटम कॉर्नियम के नीचे चले आएंगे तो आपको मिलेगा स्ट्रेटम लूसिडियम। क्या होता है? स्ट्रेटम लूसिडम। उसके बाद तीसरा जो लेयर होता है लूसिडम के नीचे, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम ये तीसरा स्तर है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, अभी 2 और है। उसके बाद है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, ये चौथा स्तर है। सबसे लास्ट और सबसे नीचे, यानी एपिडर्मिस का सबसे निचला जो पोर्शन है, सबसे निचला जो परत है, उसको बोलते हैं स्ट्रेटम मल्पिघी। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटम मल्पिघी। अब इन 5 को हम चित्र से समझते हैं। सबसे ऊपर स्ट्रेटम कार्नियम, सबसे नीचे स्ट्रेटम मल्पिघी। स्ट्रेटम मल्पिघी सबसे नीचे होती है एपिडर्मिस का, और एपिडर्मिस का सबसे ऊपरी परत होता है स्ट्रेटम कार्नियम। यह मैं आपको बता चुका हूं। स्ट्रेटम कार्नियम की जो परत होती है बहुत पतली होती है, जो आपको देख रहा है ये स्ट्रेटम कार्नियम है। ये सबसे पतली परत होती है, ये मृत होती है और शल्की होती है, पतली होती है, जलरोधी होती है। इसीलिए जब आप नहाते हैं, पानी आपके ऊपर जाता है, वाटर जाता है, तो यह आपके शरीर में एंट्री नहीं कर जाता, जलरोधी होता है, यानी जल का विरोध करता है। इसमें एक कोशिका होती है, प्रोटीन होती है, जिसको एलिडिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिडिन। यह एलिडिन केराटिन में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? केराटिन में। और वही केराटिन आपके शरीर की त्वचा का सबसे बाहरी स्तर होता है, जो रस रस करके बाहर निकलता है। जब आप खरसते हैं ना, ऐसे रफ करते हैं, तो सफेद सफेद सा निकलता है ना, उसको बोलते हैं केराटिन। वो डेड मटेरियल है, दैट इज द प्रोटीन, वो प्रोटीन है, निकलेगा। अब कभी कभी आप हाथ में देखते होंगे, हाथ से त्वचा छोड़ने लगता है, इसको बोलते हैं मोल्टिंग, निर्मोचन, और यही केराटिन है जो निकल रहा है। मृत होता है, इसलिए दर्द नहीं होता है। हाथ की और पैर का जो तलवा होता है, इस तलवे की जो गद्दी है मोटी होती है, यानी मोटी परत होती है, लेकिन जब ये निकलता है, कौन? केराटिन, जब ये निकलता है तो आपको पता चलता है। लेकिन शरीर के अन्य भाग में भी यह होता है, वहां पता नहीं चलता निकलता है तो। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि वहां बहुत पतली त्वचा होती है, इसलिए वहां पता नहीं चलता। इन दोनों पोर्शन में, यानी यहां पर और पैर के तलवे पर, दोनों पर मोटी होती है और वो निकलती रहती है, तो आपको पता चलता है। तो आपको समझ में आ गया क्या निकलता है? केराटिन निकलता है। वो केराटिन किसका पोर्शन है? एलिडिन का है। ये एलिडिन किस में बदल जाती है? मृत केराटिन में बदल जाती है और समय समय पर आपके शरीर से निकलती रहती है, जिसको हम मोल्टिंग कहते हैं, निर्मोचन कहते हैं। इस स्ट्रेटम कार्नियम के नीचे स्ट्रेटम लूसिडम होता है। स्ट्रेटम लूसिडम
स्ट्रेटम लुस्टम चपटी कोशिका का बना होता है और पारदर्शी होता है, यह भी जलरोधी होता है, यानी इससे भी शरीर में पानी नहीं जाने वाला है। पारदर्शी होगा और चपटी कोशिकाओं का बना होता है। जस्ट उसी के नीचे चपटी कोशिका का तो बना ही होता है, लेकिन कणिकामय स्ट्रक्चर का लेयर होता है जिससे को हम बोलते हैं स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। ये तीसरा पोर्शन है, तीसरा लेयर है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, चपटी और कणिकामय होता है। उसके और नीचे दबाव के कारण वह लेयर बहुत पतली हो जाती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटम स्पाइनोसम। स्ट्रेटम स्पाइनोसम अगर नहीं दिख रहा होगा तो सुनाई दे रहा होगा। स्ट्रेटम स्पाइनोसम दबाव के कारण चपटी हो जाती है और शाखित होती है। शाखित हो जाने के कारण, शाखित मतलब उसमें से शाखा निकल, ब्रांचेस निकल जाती हैं। अब शाखित हो जाने के कारण फैल जाती है, फैलने के कारण अब वह मैलपीघी को जकड़ लेती है, यानी मैलपीघी लेयर सबसे नीचे है उसको जकड़ लेगी तो उसको मजबूत बनाती है, यानी एपिडर्मिस को मजबूत बनाने का काम जो करता है वो स्ट्रेटम स्पाइनोसम करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब सबसे निचला जो पोर्शन है वह है स्ट्रेटम मैलपीघी। इस बात को याद रखिएगा, स्ट्रेटम मैलपीघी सबसे निचला स्तर एपिडर्मिस का। सबसे भीतरी जीवित स्तंभाकार कोशिकाओं का बना होता है। किसका बना होता है? जीवित स्तंभाकार कोशिकाओं का बना होता है, जिसमें निरंतर कोशिका विभाजन होता रहता है। निरंतर कोशिका विभाजन होने के कारण नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और वे नई नई कोशिकाएं अन्य परत का निर्माण करती जो अभी आप ऊपर देखे हैं। इसके बाद यानी किसको बनाएगी? स्पाइनोसम को। स्पाइनोसम से क्या बनेगा? ग्रेनुलोसम। ग्रेनुलोसम से लूसिडम, लूसिडम से कार्नियम, है ना, ये बनता हुआ चला जाता है और ऊपर से वह निकलता हुआ चला जाता है केराटिन के माध्यम से, केराटिन के रूप में निकलता हुआ चला जाता है। और इसी में स्ट्रेटम मैलपीघी में यानी कि सबसे निचले स्तर में, लेयर में क्रोमेटोफोर पाया जाता है। क्रोमेटोफोर इज द प्रोटीन, पिगमेंट होता है, रंग होता है, वर्ण होता है और यही आपके त्वचा का रंग निर्धारित करता है। त्वचा सांवली है, गोरी है, गेहूंर है, ये जो त्वचा होती है क्रोमेटोफोर के कारण होती है। और यह क्रोमेटोफोर पिगमेंट पाई किस में जाती है? मैलपीघी वाली लेयर में पाई जाती है। मैलपीघी लेयर किस में पाई जाती है? एपिडर्मिस में पाई जाती है। ठीक, एपिडर्मिस किसका भाग है? त्वचा का भाग है। त्वचा के कितने भाग हो गए? 2 भाग हो गए, एपिडर्मिस और डर्मिस। डर्मिस आपको मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, आज मैं आपको पढ़ा दिया हूं एपिडर्मिस। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। आगे के लिए मिलते हैं कुछ समय के बाद, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।